हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। यानी कि दोस्तों लोकसभा की जो सीटें रहती हैं वो किन दो राज्यों की समान है। ये रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड झारखंड, दूसरा है केरल कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश राजस्थान और चौथा दे रखा है पंजाब उड़ीसा। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा की जो सीटें हैं वो समान है। ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान के अंदर? 25 सीटें हैं और वही 25 सीटें आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 के अंदर 2 बार पूछा गया है, 2022 के अंदर और ये सीटी 2023 में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है। तो पहला ऑप्शन देखो संविधान 95वां संविधान अधिनियम 2009, दूसरा है संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1993, फिर है संविधान 89 संशोधन अधिनियम 2003 और 4 नंबर पर दे रखा है संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 1 या क में उपबंधित किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% यानी 543 में से 81 सदस्य प्रधानमंत्री सहित से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, और केंद्र में यह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है। अन्य बड़े राज्यों की यह सदन की कुल संख्या का 15% होगा, जबकि छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित यह उपबंध, जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह रीट लेवल 2 2021 में पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो एक नंबर है 91वां संविधान संशोधन, दूसरा है 84 संविधान संशोधन और तीसरा है 44वां संविधान संशोधन, 4 नंबर पर दे रखा है 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 91वां संविधान संशोधन है ना। इसके तहत केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह है 91वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली जो लोकसभा थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? रीट लेवल 2 2021 में पूछा है। पहला ऑप्शन है सरदार हुकम सिंह, दूसरा है SB कृष्णमूर्ति राव और तीसरा है अनंत सेनम और एंकर और 4 नंबर पर है GG स्वेल। तो इसका सही जो आंसर है ना वो है दोस्तों अनंत सेनम अयंगर हैं। ये स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष मुदावुसी अनंत सेनम अयंकर 1952 से 56 एवं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मवलंकर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हुआ था रीट लेवल 2 2021 का, उस एग्जाम में पूछा गया था कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो कथन है वो सही है। बाकी पहला ऑप्शन गलत है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। और उसके बाद में एक दे रखा है इसे 2 नंबर और 3 नंबर की राष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, सही है। राज्यसभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। तो ये 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वृत्त हो जाते हैं और अनुच्छेद 81(1) के तहत जिसके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए एक सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज इस वीडियो के अंदर। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? रीट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक जो गणपूर्ति है वो क्या है। एक नंबर है कुल सदस्य संख्या 1/4वां भाग, दूसरा है कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, और तीसरा है कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, और 4 नंबर पर दे रखा है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो 1/10वां भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक जो गणपूर्ति की जाती है 1/10वां भाग की। उसके बाद में देखो, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है रीट लेवल 2 2011 में पूछा है, पटवारी में 2011 में पूछा है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा 1952, तीसरा 1950 और 4 नंबर पर 1954। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे। 1952 में लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो भी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ये चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे? आरटेट 2011 में आया है ये क्वेश्चन कि लोकसभा के लिए चुनाव 4 चरणों में किस लोकसभा के अंदर हुआ था। एक नंबर 11वीं, दूसरा 12वीं, तीसरा 13वीं और चौथा दे रखा है 14वीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14वीं जो लोकसभा थी उसके अंदर चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। ये रीट लेवल 2 2016, PSI एग्जाम 2007 और 11 में पूछा है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो पहला है 25 साल, दूसरा है 35 साल, तीसरा है 30 साल और चौथा है 21 साल। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों 30 साल होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है अनुच्छेद 84 के अनुसार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। सही आंसर है दोस्तों 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, लोकसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। 30 और 25 का आंकड़ा है। 30 की बात करें तो लोकसभा जो प्रधानमंत्री वाली मोदी वाली है वो है, और राज्यसभा की बात करें तो भजनलाल सरकार वाली, ठीक है, राज्यसभा के अंदर होती हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है अनुच्छेद 84 के अनुसार। 84 के अनुसार पूरी योग्यता देख लो। एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये लोकसभा के अंदर है, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, और तीसरा है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किया हो। 4 नंबर पर यह किसी न्यायालय या द्वारा पागल न ठहराया हो तथा दिवालिया न हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरटेट यूपीटेट में पूछा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। एक नंबर उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और 4 नंबर पर है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है ना वो उपराष्ट्रपति होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। भारत के नए संसद के वास्तुकार कौन है। 1 नंबर है हफीज कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है चार्ल्स कोरिया और तीसरा है एडविन लुटियंस और 4 नंबर पर है विमल पटेल। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों विमल पटेल। ये भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार थे विमल पटेल। वर्तमान संसद भवन के वास्तुकार वास्तुविद एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर और केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन त्रिभुजाकार नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा
वास्तुकार बिमल हसमुख पटेल के निर्देशानुसार में किया गया, जिसे सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इस भवन में लोकसभा चैम्बर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर तथा राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। महान्यायवादी के विषय पर पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हो। दूसरा है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तीसरा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथी है संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखो वह भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। महान्यायवादी होता है ना राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में देखो उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है। उसके बाद में देखो उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना नहीं, कोई जरूरी नहीं है न्यायालय महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य हो। संसद द्वारा महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। संसद के द्वारा महान्यायवादी को नहीं हटाया जा सकता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का प्रथम विधि अधिकारी व महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चिंत्र 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद के कार्यवाही में भाग लेने उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? यानी कि दोस्तों भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? एक नंबर प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा रक्षा मंत्री और चौथा है कमांडर इन चीफ। तो इसका सही जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायु, तो इनका सुप्रीम जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से कौन से राज्य के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है? तो रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था कि किस राज्य में समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। डायरेक्ट याद रखो 18 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की समाप्ति के बाद में आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव 27 जनवरी 2020 को पारित हुआ। इसके पश्चात अब भारत में 5 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में विधान परिषद रह गई है। ठीक है, 5 राज्यों में फिलहाल विधान परिषद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 2021 में आया था कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? यानी कि दोस्तों राज्यपाल कितने लोगों को मनोनयन करता है, मनोनीत करता है? एक नंबर पर 1/3, दूसरा 1/12, तीसरा 1/9 और चौथा दे रखा है 1/6। तो 1/6 जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उनको मनोनीत करता है राज्यपाल। ठीक है, विधान परिषद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचन मंडल द्वारा और 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? रीट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन आया था कि जो राज्य का चुनाव है आयुक्त होता है उसे कौन नियुक्त करता है? तो 1 नंबर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है संबंधित राज्य का राज्यपाल, 4 नंबर पर है राज्य की विधानसभा। तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है ना वो राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, राज्य का राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में नया भाग 9 एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ करके अनुच्छेद 243 है
2430 तक पंचायती राज संस्थान, 29 विषय तथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा एक नया भाग 9 के एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर के शहरी स्थानीय निकाय 18 विषयों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल 2 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 1 नंबर पंचायती राज व्यवस्था, दूसरी है नगर पालिकाओं से, तीसरी है केंद्र की भाषा और 4 नंबर पर है केंद्र राज्य से संबंधित। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों नगर पालिकाओं से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पंचायती राज संस्थानों को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1 नंबर 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और 4 नंबर पर है 1993। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो है दोस्तों 1992। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नगर निगम की प्रमुख को क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर जो नगर निगम होता है उसका जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? 1 नंबर अध्यक्ष, दूसरा महापौर, तीसरा सभापति, 4 नंबर पर है नगर प्रमुख। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों महापौर कहते हैं। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, मेयर या नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति और नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया था? पहला ऑप्शन 30, दूसरा 33, तीसरा 50 और 4 नंबर पर है 10। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों 33% महिलाओं ने आरक्षण का लाभ उठाया था, 33% का। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान किए गए थे, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ये रीट लेवल 2 2022 में आया था कि 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो 1 नंबर पर है मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद में इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का मूल और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारत में संघ एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य का अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय होता है उससे परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? तो 1 नंबर 143 में, याद रखना 143 अनुच्छेद में होती है। जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर भी निर्भर करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन आया था कि मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित है? जो मूल संरचना है ना उसका जो सिद्धांत है वो न्यायपालिका की किस वाद में है? 1 नंबर पर है के गोपालन, दूसरा है केशवानंद भारती, तीसरा है SR बम्बई और 4 नंबर पर है गोलकनाथ। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों केशवानंद भारती। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया गया है। 1971 में 24वें संशोधन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन योग्य है, जिसे केशवानंद भारती के 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सम्मति दी थी। और केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को संबोधित कर सकती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नंबर 1 जनवरी, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 9 नवंबर और 4 नंबर पर दे रखा है 10 दिसंबर। इसका सही आंसर है 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर। सभी नगर पालिकाओं के लिए उचित निक्षेपण और न्यायालय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और भारतीय विधिक सेवा दिवस के शुरुआत 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? पहला ऑप्शन है 129 अनुच्छेद के तहत।
1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में इसकी व्याख्या देखो। अभिलेख न्यायालय संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आदेश आज से ये है कि इस न्यायालय के जो निर्णय है सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? तो रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था। पहला है विधिक साक्षरता, दूसरा है लोक अदालत, तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन और 4 नंबर पर दे रखा है जनहित याचिका। सही आंसर है दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, ये उच्चतम न्यायालय को प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम, कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय तथा स्वयं अपने द्वारा दिए किसी निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। उन्हें संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के तहत ये दायित्व है कि वे नागरिकों की प्रार्थना पर उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था? रीट लेवल 2 2016 में क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हुआ था? 1 नंबर है के.जी. बालकृष्ण, दूसरा है वी रामास्वामी, तीसरा है सौमित्र सेन, 4 नंबर पर है स्वतंत्र कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा वी रामास्वामी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन एक साथ आपको मिलने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपको लगभग एक साथ मिलने वाले हैं। लंबा वीडियो बनाया नहीं जा रहा है, ठीक है, गले में दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से लंबा वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।